बेटा आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना मनी और बैंकिंग का एमसीक्यू सेक्शन। ठीक है जी। वैसे तो हमने बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेस में ये बातें डिस्कस कर रखी हैं, बुक के एक एक क्वेश्चंस को हमने अच्छे से अटेंड कर रखा है, लेकिन फिर भी अब एग्जाम टाइम चल रहा है तो हम धीरे धीरे कुछ ऐसे एमसीक्यूज निकाल रहे हैं जो अच्छे हैं, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी पूछे हुए हैं और पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, और कुछ ऐसे एमसीक्यूज की लिस्ट बना रखी है कि भाई जिससे ना पूरा चैप्टर भी एक बार रिकॉल में आ जाता है। ठीक है जी। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, आराम से देखेंगे हम मनी और बैंकिंग, जो वैसे भी आपका 6 नंबर का टॉपिक है, कवर करता है थ्योरी के साथ और एमसीक्यू के साथ, तो उसको थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे टाइप के एमसीक्यू बन सकते हैं। सबसे पहले जो हमारा एमसीक्यू है, इसमें आपको दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, मनी सप्लाई के बारे में है। यस सर, मैंने पढ़ा हुआ है मनी सप्लाई के बारे में थोड़ा बहुत कि मनी सप्लाई क्या होता है। एक मिनट, कि हमने ये पढ़ा हुआ है मनी सप्लाई के बारे में कि टोटल मनी सप्लाई की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले मैंने आपको नोट्स में ये लिखवा रखा है, इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। सबसे पहले एक लाइन ये क्लियर होती है हमारे नोट्स की। स्टॉक कंसेप्ट, इट रेफर्स टू टोटल मनी हेल्ड बाय पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। अब मेरे भाई बात सुनिए, अब आप एग्जाम से कुछ 15 दिन दूर हैं इको के, अपने क्लास 12 के एग्जाम से, तो हमने ये बातें डिस्कस कर रखी हैं कि मनी सप्लाई का कंसेप्ट कुछ ऐसा होता है कि पूरे एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के अंदर हमारे देश में जितने भी लोग हैं उन्होंने अपने पास कितना पैसा होल्ड करके रखा है, उसको हम मनी सप्लाई बोलते हैं। तो होल्ड करके रखा हुआ है, इट इज अ वन काइंड ऑफ स्टॉक कंसेप्ट। और जो हमने इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने ये भी डिस्कस करा हुआ है कि स्टॉक और फ्लो का मीनिंग हमें अच्छे से पता है। स्टॉक जो होता है एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे देखा जाता है, जैसे कि यहां पर लाइन आ भी रही है, और फ्लो जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम देखा जाता है। तो क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि मनी सप्लाई इज अ, तो डेफिनेशन आप खोलिए मेरे नोट्स को अच्छे से देखिए, वहां पे मेंशन है इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। ए, लोगों ने जो पैसा अपने पास होल्ड करके रखा होता है उसे बोलते हैं मनी सप्लाई। ठीक है जी। फिर आता है मनी सप्लाई के अंदर हमने पढ़ा था, अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। M1 पढ़ा था बेटा, C प्लस DD प्लस OD करके पढ़ा रखा है। ठीक है जी। सी का मतलब करेंसी विद द पब्लिक, डी का मतलब डिमांड डिपॉजिट्स होता है। बेटा अच्छे से सुन लीजिए, डिमांड डिपॉजिट्स के अंदर हमारा सेविंग अकाउंट भी आता है, करंट अकाउंट भी आता है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में। तो डिमांड डिपॉजिट, जब आप पैसा डिमांड करते हैं बैंक आपको आपका पैसा वापस कर देता है। इस इक्वेशन से ही ये क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। और एक चीज और पढ़ा रखी है कि M1 इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी। M1 इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी, ये भी क्वेश्चन है। तो ऑल डिपॉजिट्स इन द बैंक नहीं, ऑल डिपॉजिट्स में FD वगैरह भी आ जाता है नहीं। तो यहां पर आ गया DD, डिमांड डिपॉजिट्स, ओनली डिमांड डिपॉजिट्स इन द बैंक। तो आंसर इज बी, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक थोड़ा सा हमारा पूरा चैप्टर भी ब्रीफिंग हो जाता है, लेकिन उसके लिए मस्ट है कि डायरेक्ट एमसीक्यू ना करें, आप पहले अपने कंसेप्ट क्लियर करें, अच्छे से पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू सेक्शंस के लिए ये वीडियोस को आप अच्छे से देखें। उसने बोला है विथ लोअरिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट। सबसे पहले तो एक चीज क्लियर कर लो, मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या होता है। हम जब बैंक से लोन लेने जाते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, बैंक से लोन लेने जाते हैं तो हमें मिलती है सिक्योरिटी देनी पड़ती है। मैंने 20 लाख रुपए का फ्लैट दिया बैंक को, वो हमें लोन कितने का ऑफर करेगा सर? 15 लाख का। ऑब्वियस सी बात है, वो अपने हाथ में बेनिफिट रखेगा। कितने लाख का बेनिफिट रखा है उसने? 5 लाख का। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यही मार्जिन होता है। तो मार्जिन का डेफिनेशन क्या बन रहा है? इट इज द डिफरेंस बिटवीन सिक्योरिटी अमाउंट एंड लोन अमाउंट ऑफर्ड बाय द कमर्शियल बैंक्स। ठीक है, तो ये हो गया मार्जिन। अब क्या बोल रहा है, अब मार्जिन जो है कम कर दिया गया है, मतलब 5 लाख की जगह हम 3 लाख का मार्जिन रखेंगे, यानी कि अब 20 लाख के फ्लैट पे हम बंदे को 17 लाख का लोन दे देंगे। ठीक है। बाय बोरोइंग कैपेसिटी ऑफ बोरोअर्स की बोरोइंग कैपेसिटी क्या हो गई? 15 की जगह कितने का लोन मिल गया उसको? 17 का। तो यानी कि बढ़ गई, राइजेस। भाई देखो ना, मार्जिन कम हो गया बेटा। पहले 5 का मार्जिन रख रहे थे, अब 3 का रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बोला है मार्जिन कम हो गया। तो हमारा 15 की जगह हाथ में कितना कैश आ रहा है? 17। तो क्या हो गया? बोरोइंग कैपेसिटी बढ़ गई, राइजेस, यानी कि ए। सारे स्किलफुल क्वेश्चंस हैं जो हमने क्लासेस में डिस्कस करे हुए हैं, हम बस रिवाइज कर रहे हैं अच्छे से और एक एक पॉइंट को डिस्कस करके एमसीक्यू को टिक कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं। When the central bank sells security, अच्छा सिक्योरिटी को बेचा जा रहा है,
चलो सबसे पहले, जब सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी को खरीदता और बेचता है मेरे भाई, इसको बोला जाता है ओपन मार्केट ऑपरेशन। पढ़ा रखा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या निकलता है? ये वो एक्टिविटी होती है जिसमें आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक शेयर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर्स, आई अगेन रिपीट, आरबीआई शेयर्स, बॉन्ड एंड डिवेंचर को खरीदता और बेचता है ऑन द बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है जी। अब आप इमेजिन करिए, मैंने आपको फर्स्ट टाइम भी ऐसे ही इमेजिन करवाया था क्लास के अंदर कि मैं आरबीआई हूं, मैं आपसे शेयर्स खरीद रहा हूं, बाय कर रहा हूं ना, लाओ शेयर्स दो, मैं आपको पैसा दूंगा। तो आपके पास कैश आ गया, तो मार्केट में कैश फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया, यानी कि क्रेडिट फ्लो क्या हो गया? बढ़ गया। मार्केट में मनी सप्लाई क्या हो गया? बढ़ गया। ठीक है। अब क्या है, क्वेश्चन में बोला है आरबीआई सेल्स, मैं सिक्योरिटी बेच रहा हूं, बेटा ये लो सिक्योरिटी लो, आपको सिक्योरिटी दी, आपसे पैसा लेके चला गया, इकोनॉमी में कैश कम हो गया, सिंपल। क्रेडिट कैपेसिटी ऑफ द कमर्शियल बैंक लाइकली टू बी फॉल। हमने सिक्योरिटीज बेची, लो भाई सिक्योरिटी लो, पैसा लेके चला गया, कैश विड्रॉल कर दिया, यानी कि फॉल हो गया मार्केट से कैश। ठीक है। फिर आता है पांचवा क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ मनी मल्टीप्लायर। हमने अच्छे से पढ़ा रखा है, इट्स इनिशियल डिपॉजिट। ठीक है जी, अच्छे से देखना, इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR, थोड़ा शॉर्ट लिख रहा हूं मैं, इंटू 100 करके। ठीक है, ऐसे करके पढ़ा रखा है। अब LRR जो होता है वो इज इक्वल टू होता है CRR प्लस SLR। तो मेरे भाई 1 क्या बन रहा है यहां पर? 1/LRR की जगह ये प्लॉट हो जाएगा, तो बनेगा LRR इज इक्वल टू, ओ सॉरी, ये बन जाएगा 1/LRR की जगह प्लॉट हो गया CRR प्लस SLR। ब्रेक कर दिया, दिमाग को खोला, 1/, ये आ जाएगा आंसर, यानी कि C। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं मेरे भाई, मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है इनिशियल डिपॉजिट इंटू 1/LRR इंटू 100। तो उसने LRR ना लिखकर LRR की जगह हम क्या लिख सकते हैं? CRR प्लस SLR। तो 1/LRR की जगह हमने क्या लिख दिया? CRR प्लस SLR। तो ये C ऑप्शन हो गया। इतना आपको पता होना चाहिए, ये पढ़ाया गया आपको मनी क्रिएशन के अंदर। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हम देखेंगे 6 को। देखिए, मनी सप्लाई के बारे में बात हो रही है। ओहो, ये डेफिनेशन मैंने अभी ऊपर लिख के समझाई है यार। मनी सप्लाई का मतलब होता है टोटल मनी हेल्ड बाय द पीपल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। इट इज अ स्टॉक कंसेप्ट। टोटल मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यही डेफिनेशन मैंने अभी स्टार्टिंग में लिखी थी, तो ए हो गया। आपको बारीकी से क्वेश्चंस को पढ़ने हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक जो क्रिएशन करता है मनी का, वो कैसे करता है? याद करो, हमने अच्छे से पढ़ा था, बैंक के पास एक इनिशियल डिपॉजिट आई है 1 लाख रुपए की, उसमें से बैंक ने LRR मेंटेन करा 10%। अब बचा हुआ पैसा बैंक आगे लोन में देगा, फिर जिस बैंक को देगा थ्रू चेक देगा, इस टाइप में चलेगा। और मैंने ये क्लास में अच्छे से डिस्कस करवाया था कि बैंक के पास जो डिपॉजिट आती है, ध्यान से सुनना, 3 क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। बैंक के पास जो डिपॉजिट आती है उसी पे मेंटेन होता है CRR और उसी पे मेंटेन होता है SLR। उसी पे मेंटेन होता है CRR और उसी पे मेंटेन होता है SLR। और डिपॉजिट के बेसिस पे ही बैंक आगे लोन देता है और मार्केट में क्रिएशन होता है। अगर किसी बैंक के पास डिपॉजिट ही नहीं आ रही तो लोन देने के लिए भी सक्षम नहीं है, क्योंकि उस पर पैसा ही नहीं आ रहा। तो मेरे भाई बहुत सिंपल कंसेप्ट है, क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक रेफर्स टू क्रिएशन ऑफ बैंक डिपॉजिट्स। जितनी भी बैंक डिपॉजिट आती हैं उसके बेसिस पे ही वो आगे पैसा पब्लिक को बांट पाता है। इसीलिए हर बैंक की कोशिश होती है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा कस्टमर हो, ज्यादा डिपॉजिट, ज्यादा पैसा दे पाएंगे, बैंक क्रिएशन ज्यादा होगा। सिंपल। आगे सुनिए, हाउ मच, ठीक है जी, नेक्स्ट है हाउ मच मनी आर बैंक्स एबल टू क्रिएट डिटरमाइन। बैंक कितना पैसा क्रिएट कर पाएगा, मतलब कितना मनी क्रिएशन कर पाएगा, वो किन बातों पर निर्भर करता है मेरे भाई? मनी मल्टीप्लायर का जो फॉर्मूला बताया गया, आईडी बोले तो इनिशियल डिपॉजिट, आईडी बोले तो इनिशियल डिपॉजिट अपॉन LRR इंटू 100, इन बातों पे निर्भर करता है। तो इनिशियल डिपॉजिट पे भी निर्भर करता है, SLR के अंदर हमारा CRR भी आता है और SLR भी आता है। ठीक है, LRR के अंदर हमारा CRR भी आता है और SLR भी आता है, ये दोनों भी हैं। तो आंसर इज ऑल ऑफ द अबव, कि ये सारे ही चीजें डिपेंड करती हैं अगर एक आपको मनी क्रिएशन करना। अगर आपकी डिपॉजिट कम है तो भी दिक्कत है, CRR और SLR से भी होता है। तो मेरे भाई इसका आंसर बनेगा आपका क्या? D। ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर क्या बन रहा है? D। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 जो दिख रहा है, थोड़ा सा नंबरिंग ऊपर नीचे है, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं मेन। मनी सप्लाई इन इंडिया, ओके, मनी सप्लाई इन इंडिया, करेंसी विद द पब्लिक, ओके, अभी पढ़ाया था, M1 इज इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD। M1 इज ऑल्सो नोन एज नैरो मनी।
करेंसी विद द पब्लिक होता है, डिमांड डिपॉजिट होता है, अदर डिपॉजिट्स होता है। तो पढ़ लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बैठ रहा है। करेंसी विद द पब्लिक ठीक है, डिमांड डिपॉजिट विद द पब्लिक, और लिख रहा है करेंसी विद द पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट विद द बैंक। तो ये दोनों मैच हो रहे हैं, तो आंसर इज सी। ये इक्वेशन आपको ध्यान रखनी है। अगर अदर डिपॉजिट भी लिखा होता तो वो भी ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चन में लिखा नहीं है, तो ये दो है तो हम इसी को लेंगे। आंसर इज सी बन जाएगा। अब आता है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज नॉट इंक्लूडेड इन मनी सप्लाई। इनमें से कौन सा आइटम मनी सप्लाई में इंक्लूडेड नहीं होता। तो नोट पे ध्यान देना, नोट के बेस का क्वेश्चन है मेरे भाई। इंक्लूड नहीं होता, डिमांड डिपॉजिट तो इंक्लूड होता है मनी सप्लाई के अंदर। यार इसमें ना ऑप्शन थोड़ा सा गलत है, लेकिन हम इसमें ये लगा सकते हैं, टाइम डिपॉजिट मान सकते हैं क्योंकि वो एफडी है, इसको मान के चल लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ हुआ है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको ये मान लेते हैं कि डिमांड डिपॉजिट इंक्लूड होता है, करेंसी भी तो ये भी नहीं होता। ये दो ऑप्शंस आ रहे हैं, तो अब ए और बी भी लगा सकते हैं, लेकिन अब ए लगा लीजिए, एफडी या टाइम डिपॉजिट का पैसा हम इंक्लूड नहीं करते, ये मान के चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं। 10th में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक। ओके, सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट को लोन भी देता है, कमर्शियल बैंक को भी लोन देता है, जिस रेट पे देता है बैंक रेट रेपो रेट बोलते हैं, हमने पढ़ा है। कमर्शियल सेंट्रल बैंक जो है पब्लिक के साथ कभी भी डील्स नहीं करता, पब्लिक के साथ कभी भी डील नहीं करता, पब्लिक के साथ डील कमर्शियल बैंक करती है। तो आंसर बन जाएगा बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following agency is responsible for issuing 1 rupee currency note? Ministry of Finance, Head Office Mumbai, Nasik। बहुत बार पढ़ाया गया, Ministry of Finance, Head Office Mumbai, Nasik। Ministry of Finance, C। ठीक है जी। Next, dash is the main source of money supply in the economy। Dash is the main source of money supply in the economy। A and B होगा ऑप्शन ये। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक भी रोल प्ले कर रहा है, कमर्शियल बैंक भी रोल प्ले कर रहा है, एंड बोथ ए एंड बी यानी कि सी मनी सप्लाई को फ्लो करने में। द वैल्यू ऑफ डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR। कितनी बार हो गया यार ये क्वेश्चन। चलिए देन उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। Which bank in India is the controller of credit? यार RBI, बात खत्म। Reserve Bank of India, established in 1935, नेशनलाइजेशन इज 1949। आपको पढ़ाया गया है बहुत अच्छे से। ठीक है, ये सारे के सारे एक्सिस बैंक, आईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ये सब कमर्शियल बैंक है। आरबीआई जो है पूरी इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, मनी सप्लाई को। एंड फॉरेन एक्सचेंज कस्टडाइन का काम भी कौन करता है? हमारा आरबीआई करता है। मैं आपको इसलिए सुना रहा हूं कि सुने हुए क्वेश्चन होते हैं, मैक्सिमम सुना जाए, मैक्सिमम सीखा जाए, क्योंकि कुछ ही दिन है एग्जाम में, तो अच्छे से हमारा क्लियर हो जाए। तो आरबीआई यानी कि वो पूरे क्या करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है इकोनॉमी के अंदर। जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन को पढ़ा हुआ है अच्छे से नोट्स वगैरह में। इट इज एन अपेक्स इंस्टीट्यूशन विच कंट्रोल्स एंटायर बैंकिंग सिस्टम इन द कंट्री एंड मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। ठीक, द रेशियो ऑफ टोटल डिपॉजिट्स दैट अ कमर्शियल बैंक हैज कीप विथ रिजर्व बैंक, जो भी पैसा बैंकों के पास आता है उसका एक मिनिमम रिजर्व रखवाना पड़ता है आरबीआई के पास। इट्स नोन एज सीआरआर। और जो अपने पास रखता है कैश फॉर्म में उसे एसएलआर बोलते हैं, और दोनों को मर्ज करते हैं तो एलआरआर बोलते हैं। तो जो आरबीआई के पास रख रहे हैं उसे क्या बोलते हैं हम? कैश रिजर्व रेशियो। सिंपल। अच्छा जी, चलिए सर, बहुत अच्छा, मजा आ रहा है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में। नंबर ऑफ, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, नंबर ऑफ डैश लाइंस होगा। टोटल डिपॉजिट में इनिशियल डिपॉजिट्स, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को मैं देख लेता हूं एक बार ओरिजिनल फाइल में क्या है, फिर करते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है इसमें मिसप्रिंट था तो मैंने ठीक कर दिया है। द नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है, द टोटल डिपॉजिट जो बैंक के पास आई है वुड बी ऑफ द इनिशियल डिपॉजिट्स इज डिटरमाइंड बाय LRR। सर मतलब समझ में नहीं आया। मतलब कि जो आपका पैसा है, ध्यान से समझिएगा, बैंक एलआरआर रखता है डिपॉजिट में से, और एलआरआर के अंदर दोनों आता है, सीआरआर प्लस एसएलआर। तो वो डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से उसको बनाएंगे। अगर आपका एलआरआर का रेशियो बढ़ता जा रहा है तो इसका मतलब आपको ज्यादा पैसा सीआरआर आरबीआई पे रखवाना है, ज्यादा पैसा कैश फॉर्म में रखना है। अगर एलआरआर बढ़ रहा है तो उसका मतलब आपको सीआरआर भी बढ़ गया आपका, और एसएलआर भी बढ़ गया। आपको पैसे जो है रिजर्व ज्यादा करने हैं, तो सामने वाले को लोन देने की पावर आपकी कम हो जाएगी, तो वो मल्टीप्लिकेशन चेन आपकी रुक जाएगी, जो हमने पढ़ा हुआ है मनी क्रिएशन के कंसेप्ट के अंदर। तो
लीगल रिजर्व रेशियो पे डिपेंड करता है। अगर ये कम होगा तो हमें ज्यादा कम पैसा रिजर्व में रखना है, हम लोन ज्यादा दे पाएंगे तो वो टाइम्स ज्यादा हो पाएगा पैसा मार्केट के अंदर। इस टाइप का कंसेप्ट है। मैं बार बार बता रहा हूं, सीआरआर हम आरबीआई पे रखवाते हैं, एसएलआर हम खुद रखते हैं इन फॉर्म ऑफ कैश। बचा हुआ पैसा लोन में देते हैं और इन दोनों का मर्चर एलआरआर होता है। बस इतना सा कंसेप्ट है। द पार्ट ऑफ एलआरआर कीप बाय द बैंक्स देमसेल्फ, जो पैसा वो खुद रखते हैं बैंक वाले। एलआरआर के अंदर वो पार्ट जो वो खुद रखते हैं एसेट्स फॉर्म में, कैश फॉर्म्स में, लिक्विड फॉर्म में, इज कॉल्ड एसएलआर। और जो आरबीआई पे रखवाते हैं वो सीआरआर होता है। ठीक, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। इफ एन इकोनॉमी इज कंट्रोल, रिसेशन चल रहा है। रिसेशन मतलब अगर आपको याद हो, आपने अब तो पूरी इकोनॉमिक्स पढ़ ली है, डिफ्लेशनरी गैप चल रहा है वन काइंड ऑफ, जहां पे इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो नहीं है, कैश डाउन है। जैसे कि लॉकडाउन हमारा एक रिसेशन पीरियड था, तो लॉकडाउन में हमारे पास इकोनॉमी के अंदर कैश फ्लो नहीं था, तो मार्केट में क्रेडिट फ्लो नहीं है, इकोनॉमी नीचे चल रही है। लाइक मोस्ट ऑफ द यूरोजोन नेशंस, जो भी है कोई भी नेशन हो, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एप्रोप्रिएट, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें सबसे पहले रिड्यूस कर देना चाहिए बैंक रेट, बैंक रेट या रेपो रेट अगर हम कम कर देंगे तो कमर्शियल बैंक टेकिंग मोर लोन्स, और फिर वो आगे कस्टमर को भी ज्यादा लोन देंगे और मार्केट में कैश फ्लो बढ़ेगा। यस, और हमें रिसेशन में कैश फ्लो मेरे भाई बढ़ाना होता है, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, कैश बढ़वाना है। डिफ्लेशनरी गैप का क्वेश्चन है वन काइंड ऑफ, अगर आप अच्छे से पढ़कर बैठे हैं तो एग्रीगेट डिमांड का डिफ्लेशनरी गैप यहां पर लिंक होता है। सीआरआर भी कम कर दो भाई, मतलब आरबीआई ये बोल रहा है कमर्शियल बैंक को कि तुम हमें कम पैसा दो, हमारे पास कम रिजर्व रखवाओ, आप लोन दो पब्लिक को, तो मार्केट में कैश बढ़ेगा और रिसेशन ठीक होगा। मार्केट में कैश बढ़ेगा, रिसेशन ठीक होगा, मतलब ये दोनों अप्रोचेस सही हैं, यानी कि बोथ ए एंड बी। ठीक, तो चलिए आज हमने मैक्सिमम ये 18 क्वेश्चंस थे कुछ जो हमने कंप्लीट करे हैं, और साथ साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस भी करी हैं ताकि आपका एक बार रिकॉल हो जाए अच्छे से। अब जैसे कि मैं हमेशा बताता हूं, नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एग्रीगेट डिमांड के साथ। एग्रीगेट डिमांड वाला जो पूरा चैप्टर है, जो 12 नंबर का अप्रॉक्सली आपसे पूछा जाएगा फाइनल के अंदर, तो उसके क्वेश्चंस करेंगे। कंजम्पशन सेविंग जो भी है, मल्टीप्लायर, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वर्किंग ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, ये सबके बेसिस पे क्वेश्चंस करेंगे। आप थोड़ा सा चैप्टर को अच्छे से व्यू करके रखें ताकि हम नेक्स्ट में इसको बढ़िया तरीके से कर पाए और उसके एमसीक्यू टैकल करेंगे। हमेशा की तरह, जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूं, डजंट मैटर आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस में थे नहीं थे, आप कहीं से भी हैं, टारगेट एक ही है कि आपके मार्क्स अच्छे आए, बूस्ट आए। तो आपको अगर किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप इंडिविजुअली मेरे से इस नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है जी, और किसी भी प्रकार के आपको नोट्स, मटेरियल, कुछ भी XYZ चाहिए, या हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन होना है ताकि आपको और मटेरियल मिल सके, एग्जाम आपका अच्छा हो सके, बेहतर से बेहतर हो सके, तो आप इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं और कभी भी डाउट ले सकते हैं बिना झिझके कि आप कभी मेरे से फेस टू फेस में मिले हैं या नहीं मिले हैं, कोई मतलब नहीं है इस बात का। आप डाउट के लिए इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट में मिलेंगे, तैयारी अपनी जारी रखिए, नेक्स्ट में मिलेंगे एग्रीगेट डिमांड के साथ, तो उसको कंप्लीट करेंगे।